हेलो गाइज, आइए हम आज कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत विकास की समझ का अध्ययन करेंगे। विकास की समझ, विकास क्या है, इसका अर्थ अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से दिया है। इसका जो अर्थ है उसमें भिन्नता है। कुछ व्यक्ति अपना विकास के लक्ष्य में उनकी जो आवश्यकताएं हैं और आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण हो जाता है तो उसको विकास मान लिया जाता है। लेकिन हम विविध लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ है उसको इस तालिका 17.1 के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर तालिका 17.1 में क्रमांक, पहला क्रमांक है, दूसरा विभिन्न लोग है और उनके विकास के लक्ष्य या आकांक्षाएं क्या हो सकता है उसको यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, पहला हम देखते हैं दिहाड़ी मजदूर। तो दिहाड़ी मजदूर का विकास के लक्ष्य या आकांक्षाएं क्या क्या हो सकता है, तो उसमें वर्ष भर उनको काम मिल जाए और उनको बेहतर मजदूरी मिले और उनके बच्चों को शिक्षा व्यवस्था हो जाए उनके बच्चों के लिए। तो इतना में उनके विकास का जो लक्ष्य या आकांक्षा है वो पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार उद्योगपति हैं तो उनको सस्ते कीमत पर, कम कीमत पर कच्चे माल मिल जाए, सड़क, बिजली सुविधा मिल जाए, शांतिपूर्ण वातावरण मिल जाए, तो उनकी जो विकास के लक्ष्य या आकांक्षा वो पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा कॉलेज की छात्रा है तो कॉलेज की छात्राओं को बेहतर शिक्षा का अवसर मिले, बेहतर रोजगार मिले और लड़कों के समान ही स्वतंत्रता व सुरक्षा मिल जाए, तो उनकी भी जो विकास के लक्ष्य या आकांक्षा है उसको पूरा कहा जा सकता है। फिर एक शिक्षित बेरोजगार जैसे इंजीनियर हैं तो उनके क्या विकास के लक्ष्य आकांक्षा हो सकते हैं, तो उनको बेहतर रोजगार मिल जाए और आवास सुविधा मिल जाए। उसी प्रकार महिला खेत मजदूर, जो खेत में काम करने वाले, उनको मजदूरी अच्छी, बेहतर मजदूरी मिले, सुरक्षा भी मिले और साल भर उनको रोजगार मिलता रहे और उनके स्वास्थ्य का भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विकास का जो अर्थ है या विकास की लक्ष्य या आकांक्षा जो है अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग है। तो इसमें हमने विभिन्न लोगों का विकास के जो लक्ष्य हैं या आकांक्षाएं हैं उसका अध्ययन किए हैं और अब हम सार्वजनिक हित, सभी का हित किसमें है उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सार्वजनिक हित। सार्वजनिक हित मतलब जिसमें सभी का हित है और सभी का हित के लिए कुछ और अलग से करना पड़ेगा। जैसे गांव में स्कूल खुल गया तो स्कूल खुलेगा तो सभी के बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। स्कूल है तो स्कूल में सभी गांव के बच्चे पढ़ाई करेंगे। चिकित्सा सुविधा है, सड़क है, बिजली है, ये सभी एक व्यक्ति नहीं ला सकते, ये सार्वजनिक रूप से व्यवस्था किया जाता है। जैसे कि उदाहरण से हम समझ सकते हैं, कोई एक गांव है और उस गांव में आने जाने का मान लो रास्ता नहीं है। जैसे एक गांव है, ये गांव है और ये आने जाने का रास्ता नहीं, यहाँ पगडंडी रास्ता है, यहाँ पर आटे नहीं बन रहा है और इसी के आसपास में बहुत से लोगों का खेत है, बहुत से लोगों का इसमें खेत है, इधर बहुत से लोगों का खेत है, रास्ता नहीं, पगडंडी है छोटा छोटा आने जाने के लिए। लेकिन बरसात में ये जो रोड है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो इस गांव के लोग हैं, ये शहर है मान लो, तो यहाँ शहर ये लोग आने जाने नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सड़क बनवा देंगे और सड़क के लिए क्या होगा, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें कुछ लोग तो मान लो ज़मीन देना चाह रहे हैं लेकिन कुछ लोग देना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में रोड तो नहीं बन सकता, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, ग्राम सभा का बैठक किया जा सकता है और ग्राम सभा में अगर सभी लोगों को समझा दिया जाए, बताया जाए कि भाई रोड बन जाएगा तो आप सभी को आने जाने में सुविधा होगा, किसी घर भी बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा होगा, किसी का अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उसके लिए भी अगर रोड, पक्की रोड रहेगा तो आसानी से जाएगा। तो इस प्रकार से अगर लोगों को समझा दिया जाए तो सभी तैयार होकर के रोड के लिए ज़मीन भी दे देते हैं। तो इस प्रकार की सुविधा क्या है, सार्वजनिक सुविधा है, जिसमें स्कूल हम ले लिए, स्कूल में मध्याह्न भोजन वगैरह भी चलता है, वो भी क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं हैं। चिकित्सा फ्री में इलाज होता है, ये सब भी सार्वजनिक है। सड़क है, बिजली है, तो ये सब व्यवस्था समुदाय के सहयोग से ग्राम सभा में लोगों
से चर्चा करके सबके हित में सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है। तो अगला बिंदु हम देखेंगे विकास की योजनाओं में विरोधाभास। इसका आशा है कि जो विकास कार्य किया जाता है उसके लाभ भी होते हैं और कुछ लोगों को हानि भी होती है। जैसे मान लो कहीं पर उद्योग फैक्ट्री वगैरह स्थापित किया जा रहा है, उद्योग फैक्ट्री वगैरह स्थापित किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, उद्योगपति द्वारा किसी व्यक्ति का ज़मीन जो है उसको अधिग्रहित किया जाता है। ऐसा करने से जिस व्यक्ति का ज़मीन को लिया जाता है वो उस ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है और उनको जो मुआवजे के रूप में पैसा दिया जाता है वो हमेशा नहीं चल पाता और उनके पास रोजगार भी नहीं होता और स्वयं का संपत्ति ज़मीन होते हुए भी उनको मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है। इसलिए इसमें उद्योगपति को तो लाभ हो रहा है, किंतु जो मजदूर वर्ग है उसको हानि होता है। भूमि के अधिग्रहण करने से जो ज़मीन मालिक उसको विस्थापित कर दिया जाता है, दूसरे जगह भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ उनको पर्याप्त ज़मीन नहीं मिल पाने के कारण उनका विकास नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं उड़ीसा राज्य को के बारे में देखते हैं। उड़ीसा में क्या है, कोयला, बॉक्साइट और लौह अयस्कों की अधिकता है। क्या है, कोयला, बॉक्साइट और लौह अयस्कों की अधिकता है। लौह अयस्कों की अधिकता है, प्रचुर मात्रा में ये सब वहाँ पाया जाता है और इस कारण से वहाँ बहुत से ज़मीन को पहले से ही अधिग्रहित किया जा चुका है। बहुत से जो किसान के असली किसान थे, भूमि के मालिक थे, उनके ज़मीन को अधिग्रहित किया जा चुका है, उपजाऊ ज़मीन को। और बहुत से और ये सब यहाँ कोयला, बॉक्साइट बहुत सारा मात्रा में मिलता है वहाँ, इसलिए वहाँ के लोगों में डर बना रहता है कि उसको विस्थापित ना कर दिया जाए। दूसरे जगह में वो जाते हैं तो उनको वो सभी सुविधाएं जो पहले उनका मिलता रहता था, अपने पैतृक जो है उसको छोड़ कर जाना पड़ जाता है। उनके नियमित रोजगार नहीं मिल पाता, उनकी संस्कृति और जीवन शैली भी प्रभावित होते हैं। मुआवजे की जो राशि होती है वो बहुत कम होती है और बहुत ही कम दिनों में ख़त्म हो जाती है। उनके सैकड़ों एकड़ उपजाऊ ज़मीन अधिग्रहित कर ली जा चुकी है पहले से और जंगल उजड़ चुके हैं। तो इस प्रकार से कुछ तो विकास होता भी है और कुछ नुकसान भी होता है। इसी को विकास की योजनाओं में विरोधाभास कहा जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से इतने अधिक संयंत्र और खदानों के कारण जंगल और नदियों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, किंतु भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ उद्योगों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसी प्रकार विरोधाभास जो है उद्योग में तो दिखाई देता ही है, उद्योग में दिखाई देता है, उसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी दिखाई देता है। जैसे अन्य क्षेत्र में हम जैसे शहरों में से प्रतिदिन एकत्रित किए जाने वाले कचरों को उठाकर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है, जिससे वहां का वातावरण और जल प्रदूषित होता है, जबकि बहुत कम खर्चे पर इस कचरे से विद्युत उत्पादन, खाद आदि उत्पन्न किए जा सकते हैं और कचरे के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। उसी प्रकार सिंचाई हेतु जब बांध बनाए जाते हैं तो बांध के निचले हिस्से वालों को पानी तो पर्याप्त मिलता है, लेकिन जो ऊपर के हिस्से वाले होते हैं, ऊपर तरफ भाग में होते हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से कुछ लोगों को फायदा होता है तो कुछ लोगों को नुकसान होता है। राज्य से अपेक्षा है कि वह सबके हित में पानी का उचित वितरण सुनिश्चित करे। तो हम देखते हैं आय एवं अन्य लक्ष्य। तो जैसा कि हमने 17.1 तालिका में देखे हैं कि सभी का उद्देश्य आय प्राप्त करना ही होता है। आय प्राप्त करेंगे, उनके पास आय अधिक रहेगा तो वो अपने जो भी सुख सुविधाएं उसको खरीद सकेगा। इसलिए आय प्राप्त करना सभी का प्रमुख उद्देश्य होता है। आय के मापदंड और आय का वितरण। आय के मापदंड और आय के वितरण। आय के वितरण
आय के मापदंड और आय के वितरण। इस पर हम देखेंगे तो अलग अलग राज्य का अलग अलग आय है। जैसे चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013 इस के अनुसार इसमें हम ले लेते हैं तालिका 17.2 मान लेते हैं इसको, तालिका 17.2। तो देखिए यहाँ पर हम चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013-14 का लिए हैं। यहाँ पर इसका हम यहाँ पर ले लिए हैं राज्य और प्रति व्यक्ति। तो पहला महाराष्ट्र है, तो इनका प्रति व्यक्ति आय कितना था, 1,14,392 रुपये। उसी प्रकार केरल है, केरल का प्रति व्यक्ति आय 1,03,820 रुपये है। और बिहार का 31,199 रुपया। ये है प्रति व्यक्ति आय। तो इस प्रति व्यक्ति आय से पता चलता है कि इसमें बिहार का स्थिति सबसे खराब है। उनका प्रति व्यक्ति आय 31,199 रुपया है। प्रति व्यक्ति आय से आशय ये नहीं है कि सभी व्यक्ति का आय अगर 1,14,392 तो सभी का उतना ही है। बहुत से लोगों का कम होता है, ये एवरेज है। एवरेज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो देश का कुल आय है उसमें देश की कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाता है। लेकिन ये आय के वितरण को नहीं बताता है। 1,14,392 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसको लिया गया, जबकि कुछ व्यक्ति का कम भी हो सकता है, कुछ व्यक्ति इससे और ज़्यादा होता है। उसी प्रकार अगर इसको हम सामूहिक रूप से देखें तो 3 राज्य जिले, उसमें बिहार की स्थिति सबसे खराब है। मतलब बिहार के लोग साल भर में एक व्यक्ति 31,133 रुपये तक का ही वस्तुओं का खरीदारी कर सकता है। उसी प्रकार से केरल में 1,03,820 रुपये का और महाराष्ट्र में 1,14,392 रुपये का वो वस्तु या सेवा का क्रय कर सकता है। तो यहाँ पर हम तालिका 17.3 में वर्ष लिए हैं और 5 व्यक्ति मान सकते हैं, ABCDE, और उसके समूह की औसत आय हम याद करेंगे रुपये में। यहाँ कुल आय है टोटल इनकम, और ये प्रति व्यक्ति आय है एवरेज इनकम, औसत आय, एवरेज इनकम। तो इसको हम देखते हैं। 2010 में एक व्यक्ति का आय 2,000 था, जो बढ़ करके जो 2012 में भी नहीं बढ़ा और कितना रहा उतना ही रहा। बी व्यक्ति का आय था 2010 में 4,000, किंतु ये बढ़ करके डबल हो गया, 8,000 हो गया 2012 में। देखिए बढ़ गया, बढ़ने का हम निशान कर देते हैं, डबल हो गया। और जो सी व्यक्ति उसका आय 5,000 था और वो बढ़ करके 6,000 हुआ। इसमें भी 1,000 का वृद्धि हो गया, मतलब बढ़ने वाला में है। और दूसरा डी है, डी का आय था 6,000 2010 में और 2012 में भी 6,000 है, मतलब इसमें वृद्धि नहीं हुआ। ई व्यक्ति का आय था 3,000 और 2012 में बढ़कर हो गया 8,000, मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया। अब यहाँ पर हम कुल आय जोड़ते हैं तो 2,000, 4,000, 6, 5, 11, 11, 6, 17 और 3, 20,000 हो गया। यहाँ पर कुल आय हो गया 20,000। और इसको हम नीचे वाला को जोड़ेंगे तो 8, 2, 10, 6, 16, 4, 2, 22, 8, 30, 22, 8, 30,000 हो गया। ये टोटल आय हो गया, ये टोटल आय हो गया कितने व्यक्ति का। 2010 में भी 5 व्यक्ति का आय था 20,000 और 2012 में बढ़कर हो गया वो 30,000। अब हमको प्रति व्यक्ति आय या औसत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति है तो हम क्या करेंगे, 20,000 में 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 5 चौक 20 बराबर कितना हो गया, 4,000। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया, 4,000 हो गया। और उसी प्रकार ये 30,000 है तो इसमें भी हम 30,000 में भाग दे देंगे, एवरेज ज्ञात करते हैं तो जो संख्या रहता है टोटल उसका भाग देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 का भाग दे दिए तो 5, 6, 30, मतलब ये हो गया 6,000। देखिए यहाँ पर 2010 में आय 20,000 था जो बढ़कर 2012 में 30,000 हो गया, लेकिन इसमें सभी का आय में वृद्धि नहीं हुआ है। एक का
सेम है, बी का डबल हो गया है, सी का 1000 बढ़ा, डी का भी एक सेम है और ई का 5000 बढ़ गया। तो इस प्रकार से वृद्धि हुआ है। लेकिन ये औसत में प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करते हैं तो आय का समानता का हमको पता नहीं चलता, इसमें केवल एवरेज पता चलता है। जैसे प्रति एक व्यक्ति का आय कितना हो गया, 6000 हुआ, जबकि सभी का नहीं बढ़ा है। तो यह जो है आय का जो असमानता है, असमान वितरण है, उसको नहीं बताता है, केवल एवरेज बताता है, औसत बताता है।